जय भीम, जय मूल निवासी। मैं एमबी न्यूज के साथ मैं वीरेंद्र कुमार। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अभी हम लोग का लाइव जो आना था वो थोड़ा विलम्ब से हम लोग पहुंचे हैं, और हम लोग इसको धीरे धीरे हम लोग सुधार करते रहेंगे। आज का विषय हम लोग के पास जो है वो कांग्रेस एवं बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। आज का विषय राजनीतिक से प्रेरित है, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डाल्टनगंज से विकास कुमार, और झारखंड के हजारीबाग से वो पंकज कुमार अभी। तो हम पर जी चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत। विकास जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में एमबीएन न्यूज में। जय भीम, जय मूल और निवासी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है मूल निवासी बहुजन न्यूज चैनल में। जी जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। सर्वप्रथम मैं विकास जी से, क्योंकि आज का जो हमारा जो विषय है, चर्चा का विषय वो राजनीतिक है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य आपके अनुसार किस तरह से करते हैं आप? जैसा कि आज का जो विषय रखा गया है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। मतलब कि उनका बॉडी एक है, माइंड एक है, और आप उसको फ्रंट बैक से देख रहे हैं, मतलब आगे से देख रहे हैं तो कांग्रेस दिख रहा है, और पीछे से देख रहे हैं तो बीजेपी दिख रहा है। तो इससे एक क्लियर हो रहा है कि जो देश में रूलिंग पार्टी है और ओपोजिशन है, दोनों एक है, एक सोच की है। और ऐसा होना लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि जिस लोकतांत्रिक देश में पक्ष और विपक्ष एक सोच का, एक बॉडी का, एक माइंड का हो जाए, तो फिर देश में लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जो देश का संविधान होता है, वो संविधान भी पूरी तरह से खतरा में आ जाता है। तो आप इसलिए देख रहे हैं कि समस्या लगातार बढ़ते जा रही है, जबकि मेजर रूलिंग पार्टी हमेशा बीजेपी या कांग्रेस रही। लेकिन तो इस होने के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लोगों के बीच लगातार समस्या हर फील्ड में बढ़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन के अदर बेस फील्ड में बोलिएगा, रोजगार, शिक्षा, आप देख रहे हैं कि हर चीज का ये बढ़, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसका देख रहे हैं कि ये जो लेवलिंग है पीछे नीचे गिरते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में लोकतंत्र लागू नहीं है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आने वाला है। तो इसलिए हमको बीजेपी कांग्रेस दोनों को रिजेक्ट कर देना चाहिए पॉलिटिकली। यदि हम लोग बीजेपी को अगेंस्ट में आके कांग्रेस को चुनते हैं, या फिर कांग्रेस के बारे में सोचते हैं कि कांग्रेस में बदलाव लाएगी, जैसे कि हम लोग सोचे कि कांग्रेस के बदला बीजेपी आना चाहिए, तो बीजेपी आई पूरी तरह से फुल बहुमत में, और फिर वही हुआ जो बीजेपी जो जो सोच हमारा कांग्रेस के लिए था, जो समस्या हमारा कांग्रेस बना था 2014 तक, वही समस्या आज बीजेपी बन गई। और इस कारण से फिर हम लोग फिर वही के वही हालत में हो गए। तो अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी खराब है तो कौन होना चाहिए, मतलब एंटी बीजेपी का मूवमेंट किससे कन्वर्ट कहाँ जा रहा है, कांग्रेस तरफ, कि नहीं है बीजेपी खराब है तो कांग्रेस होनी चाहिए। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी और माइंड कांग्रेस का दोनों एक है, और ये लगातार हुआ है। और ऐसे भी आप जब देखेंगे कि लोकसभा का जो सदस्य का आप देखेंगे तो जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ये लोग पहले बीजेपी में वाले कांग्रेस में है, कांग्रेस वाले कुछ मतलब ज्यादा बीजेपी में चले गए हैं, और बीजेपी के वाला कुछ कांग्रेस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशन कांग्रेस में समय थी वही बीजेपी में बना हुआ है, और लगातार हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा देश का नुकसान हो रहा है, हमारा संविधान के खिलाफ लगातार नीतियां बन रही है। और हमारे जो देख सिचुएशन देश का है कि महामारी के सिचुएशन में कितनी परेशानी, हमारा युवा वर्ग के साथ जो हमारा मजदूर क्लास कितने परेशान हुए हैं, आज बेरोजगारी से भूख से मर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बीजेपी ने दिखाई है, इसके पीछे कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का बीजेपी का दोनों का रोल है। जी जी जी, मैं अब पंकज जी बताना चाहूंगा कि पंकज जी आपका क्या राय इस विषय में? जी
बिल्कुल ये तो सही है वीरेंद्र जी कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का निर्माण जब 1885 में होता है जी, और उसे एक विदेशी ब्राह्मण और कुछ इंडिया के ब्राह्मणों ने मिल करके इस कांग्रेस पार्टी का निर्माण एक अंग्रेजों से सत्ता में भागीदारी के लिए किया था। लेकिन जैसे ही ज्योतिबा फूले का आंदोलन होता है और जो विभिन्न महापुरुष हमारे हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो साउथ में आ जाइए तो आपका पेरियार है, उत्तर भारत में भी इस तरह से जो तमाम हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, उसके फलस्वरूप उन्होंने ये देख लिया कि इन लोगों को अगर स्थिति में लाना है तो एक अलग से पार्टी बनाना पड़ेगा और तब उन्होंने एक जनसंघ बनाया था। लेकिन आप जब देखेंगे उसकी गहराई पर आप जाएंगे तो कांग्रेस का निर्माण को अगर हम लेकर देखें, एक एक मिनट मिनट। पंकज जी, मैं हाँ, रोकना कांग्रेस चाहूंगा ये। कांग्रेस का। जी पंकज जी, एक रोकना चाहूंगा। ये जी। जनसंघ का निर्माण किन लोगों ने किया? देखिए, जनसंघ का निर्माण कांग्रेस से ही निकले हुए कुछ ब्राह्मणों ने किया है। अच्छा, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे। देखिए, कांग्रेस का भी दो पार्ट था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो नरम पंथी लोग थे वो कांग्रेस में ही रहे और जो गरम पंथी लोग थे उन्होंने एक अभिनव भारत बनाया और फिर एक हिंदू महासभा बनाया था और उसमें माध्यम से जब अंग्रेजों के माध्यम से इस अभिनव भारत को और हिंदू महासभा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया। उसके बाद उसी का परिणाम करके उसी को बदल करके उन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था। तो जो जनसंघ में जो अभिनव भारत और जो ये आपका हिंदू महासभा में जो लोग थे वही लोग जनसंघ का निर्माण किए हैं। तो एक तरह से देखिए, जो कट्टरवादी हिंदू थे, जो कट्टरवादी ब्राह्मण थे, जो डायरेक्टली अपने विचारधारा का समाज में स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने ये चीज जनसंघ का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप अगर ये देखेंगे कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो कांग्रेस का स्थापना सत्ता में भागीदारी के लिए हुआ था कि जब, लेकिन 1919 में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन में जब वयस्क मताधिकार लागू हुआ तो उसे यह डर सताने लगा कि जी, भारत में भी अगर देर सवेर वयस्क मताधिकार लागू हुआ तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी, उसकी जनसंख्या कम है। अगर उसकी जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो वह आदमी एक वार्ड का वार्ड पार्षद तक नहीं बन सकता। तो इसको वह दूरदृष्टि होने के वजह से उन्होंने इस बात को भांप लिया, सोच समझ लिया और इसीलिए उन्होंने एक उसके भारत में भी एक पार्टी बनाई और यहाँ पे लाया, जनसंघ का स्थापना किया और हिंदुत्व का प्रचार करना शुरू किया। लेकिन यह बात देख लिया कि अगर बहुत दिनों तक हम हिंदुत्व को इस तरह से लोगों को अपने जाल में फांस के नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने जनसंघ का स्थापना किया और उसके ऊपर लगातार एक कट्टरवादी हिंदुत्व के रूप में प्रचार प्रसार जारी रखा। और तब जाकर के अब उसमें फिर आज ये हुआ, 70 साल बाद हुआ कि आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है। उसी के सपोर्ट से आई कि एक दूसरी बात आई कि वो सत्ता में फिर बीजेपी क्यों आई। तो आप जब ऐतिहासिक इसका आंदोलन के रूप में अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जो भारतीय संविधान में लिखा है, जो भाग 4 में जो राज्य के नीति निषेधक तत्व में के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान को जनता के बीच में लागू करना था। सबसे पहला जो संविधान का जो पहला प्रेम्बल है और प्रेम्बल में आप देखेंगे कि भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना था और उसमें बनाने के लिए उसको सबसे पहले जो है सामाजिक भेदभाव को खत्म करना था। लेकिन उन्होंने सामाजिक भेदभाव को और बरकरार रखा। मतलब सामाजिक भेदभाव जो जाति के जो नाम पर ऊंच नीच था उसको बरकरार रखा और उसको बरकरार रखा और उसको खत्म नहीं किया। तो जो एक सरकार के प्रति जो द्वेष था, जो सरकार के प्रति एक द्वेष था, जो सरकार के प्रति एक क्या बोले कि अविश्वास था, वो बढ़ते जा रहा था।
और वो इतना बढ़ गया कि बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और यह प्रचार किया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जब उसका समाधान किया और तब बीजेपी का वो उसको सत्ता में, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कि कांग्रेस ने देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि बीजेपी सत्ता में आ सके और उसको सत्ता में लाने का पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाता है। अब अगर अब थोड़ा सा अगर और मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब 1970 से पहले उत्तर भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हमारे ओबीसी साथियों, ओबीसी के महापुरुषों ने किया था, मूल निवासी महापुरुषों ने किया था, जिसमें बहुत बड़ा नाम चौधरी महाराज सिंह भारती का आता है, ललित सिंह यादव का आता है और जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आता है। इन्होंने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन से एक समाज में इतनी बड़ी जागृति आई कि वह जागृति से एसटी, एससी, ओबीसी इकट्ठा हो रहे थे। दूसरी तरफ एक जो एसटी, एससी, ओबीसी का एम्प्लॉयों का संगठन है बामसेफ, उन्होंने भी समाज में बहुत ज्यादा एक जागृति फैलाई फूले साहब और बाबा साहब के आंदोलन को पंकज जी, लेकर के, जिससे हेलो, मैं इस सवाल पे आऊंगा। जी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था कि वर्तमान परिदृश्य राजनीति क्या है, तो आप तो मतलब जी ठीक है, उसको इसको जारी रखेंगे। वर्तमान में क्या सोचते हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान में सर एक ही यह कहेंगे कि ये एक ही माँ बाप के दो औलाद हैं और जी बाहर में दिखाने के लिए हैं कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और जनता को यह लगता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो घर एक ही जाके के दिन भर बाहर में लड़ते हैं और शाम को घर में जाके एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं। तो इस तरह से कहेंगे कि वह दुनिया को दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन घर में दोनों एक है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही उनका जो सामाजिक संगठन है, जो उसका आरएसएस जो है उसके द्वारा संचालित होती है, उसके द्वारा नियंत्रित है। तो इस तरह से वो सिर्फ एक ही अपनी व्यवस्था जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसको बरकरार रखने के लिए ये दोनों पार्टियां का चाल और चरित्र अलग अलग दिखाने के लिए है, लेकिन काम एक ही एजेंडे पे करते हैं। जी जी जी, ठीक है पंकज जी, मैं आपका ये समझ गया। विकास जी, जैसा कि पंकज जी जी ने कहा कि दोनों पार्टियों का चाल अलग है लेकिन चरित्र चरित्र एक है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये जो अलग देखिए अलग लोग दिखते हैं कि हम लोग मतलब आपस में एक दूसरे के विरोधी, घोर विरोधी हैं। इसके जी इसके बावजूद पीछे हम लोग, आपका कहना है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? देखिए मंशा ये है कि बीजेपी और कांग्रेस यदि आपस में लड़ती नहीं है और ये जी मिल जाती है, ठीक है, जी मान ली सपोज दैट कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के अपोजिशन में बात नहीं करती है और मिल जाती, तो क्या होगा? ये होगा कि जो वेल नोन पार्टी बीजेपी कांग्रेस है और ये मतलब ये क्या, ये तो पता है कि अपर क्लास का है पार्टी है, फॉरवर्डो का पार्टी है, क्लियर है। जी अब जब बीजेपी और कांग्रेस जी मिलेगा फॉरवर्ड का पार्टी, तो उसके पैरेलल क्या बनेगा? बैकवर्ड का पार्टी बनेगा। और कैसा बनेगा? तो नेशनल लेवल का पार्टी बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बीजेपी और कांग्रेस यदि एक है, तो उसके अपोजिशन में एक हमारा बैकवर्ड का पार्टी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये बैकवर्ड का जो राजनीतिक लेवल को बनाए रखने के लिए कि जिस लेवल में तुम हो वहीं रहो, मतलब कि तुम, मतलब ये जो नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स बैकवर्ड को ना हो, बैकवर्ड ना कर सके, इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस को रखा सामने कि हम बीजेपी से जो गुस्सा है, निराश है, वो कांग्रेस उसको मैनेज करेगी, कांग्रेस उसको लीड करेगी, कांग्रेस उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बैकवर्ड क्लास के पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ये पोजीशन पार्टी दिखा रहे हैं लोग। नहीं तो क्या जी होगा कि बीजेपी कांग्रेस यदि नहीं रहेगी, बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी, तो फिर हमारा बैकवर्ड क्लास का पार्टी नेशनल लेवल पे आएगी और वो अपना लीड करेगी खुद। लेकिन अभी तो ये शो कर रही है कि नहीं, कांग्रेस तुम्हारा भाई मतलब बैकवर्ड क्लास को लीड करेगी। यदि फॉरवर्ड पार्टी परेशान कर रही है बैकवर्ड क्लास को, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस खुद ही फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है। तो इस चीज इसलिए ये लोग कभी भी बीजेपी कांग्रेस खत्म नहीं करेगा या कभी मिलेगा नहीं। लेकिन क्या है कि ये लोग का पॉलिसी तो एक है, ये लोग का यूनिफॉर्म सिर्फ अलग है ना। आप जब देखेंगे कि आप जो 2014 का इलेक्शन देखे हैं आप, तो क्या हुआ
कि कांग्रेस से सारे मैक्सिमम 60-60% तक क्या हुआ कि वो लोग जितने लोकसभा के मेंबर थे वो सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर वो लोकसभा में चले जाते हैं। तो ये हुआ क्या कि लोग वही गए, बॉडी भी वही चला गया, माइंड भी वही चला गया। तो इसका सोच एक है, इसीलिए वो लोग सारे चले जाते हैं। तो इसलिए आप समझेंगे कि बीजेपी कांग्रेस एक है और इसको अलग जी समझना हमारे लिए खतरनाक है। जी। अब मैं पंकज जी पास आता हूँ। पंकज जी, इन्होंने जी कहा कि इसके पीछे जो मंशा है वो दोनों का सोच है कि मतलब जो एससी एसटी ओबीसी की जो पार्टियां, मूल निवासी बहुजनों की जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहीं उभर कर ना आए। तो इससे अभी वर्तमान समय में जो हमारे नेशनल पार्टियां हैं, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी भी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी में इनकी गिनती होती है। तो वो तो अभी राष्ट्रीय पार्टी है। जी। तो हम्म। यहाँ पर दो सवाल है। एक, जब वो राष्ट्रीय पार्टी बनी तो वो अपने लोगों को उभार कर क्यों नहीं ला रही है, और भी मतलब अपने लोगों को उद्धार क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात कि हम कहते हैं कि फॉरवर्ड क्लास जिनकी संख्या बहुत कम है, तो इनकी पार्टी साथ है, इनकी राष्ट्रीय पार्टी साथ है, और जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं उनकी राष्ट्रीय पार्टी मात्र एक है। तो ये दो सवाल आपसे मेरे पास मेरा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो इनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो किस मंशा पे काम कर रही है, और इसकी मंशा ये है कि आप मनुस्मृति में जाके देखें तो मनुस्मृति कहता है कि जिस देश में शूद्र राजा हो उस देश में ब्राह्मणों को निवास नहीं करना चाहिए। और जी उसने अपने व्यास स्मृति में यह लिखा है कि वर्धकी नापितो गोपा आसापा कुंभकारा कुटुंबिना बनिक किरात कायस्थ मालाकारा, ये जो जातियां हैं बढ़ई नौवा ठाकुर कायस्थ मालाकार किसान जातियां, ये विभिन्न जो जातियां हैं ये सभी अत्यंत शूद्र हैं। इनको देख लेने से सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है और छू लेने से गौमूत्र से शुद्धि होती है। तो इनकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही है कि जिस देश में शूद्र राजा हो वहां इसको नहीं रहना चाहिए। और ये टोटल एसटी एससी ओबीसी और इससे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक को ये शूद्र समझते हैं। और जी इसी कंसेप्ट के तहत ये जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में रहे। और उस एक आजादी के बाद से एक लंबे अरसे तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन जैसे ही 1976 में जनता पार्टी सरकार में आई और वहां ओबीसी लीडर की संख्या की जब बढ़ी तो उसको एक डर समाने लगा कि कल ओबीसी भी इस जगह पे पहुंच सकता है, और जब ओबीसी सत्ता में आ जाएगा उसके लिए खटिया खड़ी हो जाएगी। और ये डर से भले ही ओबीसी उस समय तक उसकी व्यवस्था में थे लेकिन उसकी सामाजिक व्यवस्था में थे, उस व्यवस्था से फिर भी उसको यह डर लगा कि ओबीसी तो उसको उसके समाज में शूद्र है, लेकिन उसको जब वो शूद्र समझ रहा है और उसको सत्ता में ले नहीं जाना चाहता और उसकी व्यवस्था यह कहता है शूद्र राजा हो नहीं सकता, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में जितनी भी राजनीतिक दलें थी उसको फोड़ करके सभी को तोड़वाया, उसको खत्म करवाया, और फिर खत्म करवाने के बाद अपना जनसंघ को भी खत्म करवाया और विभिन्न दो चार पार्टियां मिलकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। क्योंकि मनसा ये था कि अगर पक्ष में हम रहे तो विपक्ष में भी हम ही रहे। उसकी सोच ये थी कि अगर सरकार में अगर हम रहे ब्राह्मण ही रहे तो विपक्ष का भी नेता ब्राह्मण ही होना चाहिए। एक दूसरा ये है कि अगर किसी कारणवश कांग्रेस सत्ता से हट जाती है तो दूसरा कि कोई ना कोई ब्राह्मण समाज ब्राह्मण ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने अल्टरनेट व्यवस्था बीजेपी के रूप में तैयार किया था 1980 में। लेकिन जैसे ही वह चीज आया और उसको उन्होंने जब सोचा और इस पर आगे बढ़ाया तो देर सवेर इस पर ये सरकारें बनी, लोगों को मोटिवेट किया, एक कट्टर हिंदुत्व का बात करने लगा, एक
सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगा और दोनों दुनिया को दिखाने के लिए कि अलग-अलग काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मंशा एक था कि किसी भी सूरत में किसी भी बैकवर्ड को जो राजनीतिक जो एक ये जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, माने कि जो संवैधानिक पद है, उस पद तक किसी को पहुंचने नहीं देना है और इसी सोच के वजह से वो किसी को पहुंचने नहीं देते और रोक के रखते हैं और उसी रोकने का षड्यंत्र है कि एक अल्टरनेट पार्टी उन्होंने खड़ा किया। लेकिन अभी देखिएगा कि 2017-18 में कि जब कांग्रेस के जब ज्यादा विरोध होने लगा और बीजेपी का भी विरोध होने लगा, तो उन्होंने एक नया सॉफ्ट कॉर्नर तो तैयार किया डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर और उन्होंने एक 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 कौन, अरे वो आपका मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ दुष्टात्मा गांधी उर्फ लंगटा फकीर, जिन्होंने हमारे हो सकता है हमारी भाषा ये हो, लेकिन वो अगर इससे भी बुरा कोई वर्ड होगा उसके लिए तो वही इस्तेमाल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस अन्ना हजारे नाम के व्यक्ति को सामने खड़ा किया और उसके नाम पर अरविंद केजरीवाल जैसे एक आरएसएस का ही एक आदमी को सामने लाके खड़ा किया कि आप कहीं ना कहीं घूम फिर के अब पुनः हमारे ही चंगुल में आ जाएं। आपको अपनी पार्टी बनाने का या अपने पार्टी की तरफ जाने का कोई ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से, और मीडिया भी उसका है, तो मीडिया के नाम से भी वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक व्यवस्था क्रिएट किया है कि किसी भी स्तर से हमारे एसटी एससी ओबीसी अपने राजनीतिक दल स्वतः खड़ा नहीं कर सके, इसीलिए उसको उधर से रोकने के लिए उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व बनाया, एक हार्ड हिंदुत्व के नाम पर पार्टी बनाया और जब ये दोनों पार्टी उससे बाहर चली जाएगी तो उसके लिए उन्होंने एक अंबेडकर विचारधारा पर कि देखिए हम अंबेडकर को मानने वाले हैं, समानता को मानने वाले हैं और इस तरह से एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम से उसको खड़ा करके सामने लाया। जी। अगला मेरा से उन्होंने एक तरह से पूर्ण रूपेण जो उसका है कि एसटी एससी ओबीसी के लोगों को सत्ता तक उसको नहीं पहुंचने दिया जाए और सत्ता से रोकने के लिए उसका ये व्यवस्था बरकरार रहती है कि किसी भी हाल में एसटी एससी ओबीसी को सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया जाए। तो मेरा एक तक कहना था कि अभी तो ये लोग अपनी पार्टियों अपने दलों में जो भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने एक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ या पिछड़ा प्रकोष्ठ बना करके रखते हैं ताकि उसमें उन लोगों को ला सके। इस पे क्या कहना है? सर वो तो हम कहेंगे कि इसमें जो व्यवस्था होता है ना कि अगर बच्चा ज्यादा रोने लगे तो उसके लिए एक लेमन जूस धरा दो, ठीक है, तो वो लेमन जूस का काम करता है कि ये अब देखेंगे कि बामसेफ के संस्थापक मानव डीके खापर्डे ने कहा था और कांशीराम साहब ने भी कहा था कि आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन जितनी तेजी से बढ़ेगा, दलाल और चमचों की संख्या उतनी तेजी से और बढ़ेगी। तो आप देखेंगे, और उन्होंने कांशीराम साहब ने एक चमचा युग पुस्तक भी लिखा था, उन्होंने बहुत क्लियरिफाई इस बात को क्लियर भी किया है कि आप देखेंगे कि ये जो प्रकोष्ठ बनाते हैं वो उस तरह के दलाल और चमचे लोग जो जाते हैं उसको एक ये कहे कि उसको उसकी तुष्टिकरण करने के लिए इस तरह का प्रकोष्ठ बना करके उनको कि तुम भी खुश रहो लेकिन हमारे साथ ही रहो और अपने समाज के लिए काम नहीं कर सको, इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं। जी। अब मैं लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें पूना पैक्ट का भी बात थोड़ा सा आता है, तो फिर मैं कभी बताऊंगा। चलिए जी मैं आगे सवाल मैं करूंगा सुगन। विकास जी, आप ये बताइए कि अभी जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि वो उनकी मंशा ये नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग राजनीति में आ पाए सक्रिय रूप से, तो जो वर्तमान में अभी बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी भी है जो कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उसके लीड कर रहे हैं जी, तो इसके बावजूद एससी एसटी ओबीसी के लोगों में राजनीतिक के प्रति जो
जो मतलब जो उनके प्रति जो भावना उत्पन्न होनी थी वो उत्पन्न नहीं हो पाई। यानी देखिए जो बाबा वीरेंद्र साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हमारा एक अंतिम उद्देश्य है, तो वो नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र सर, मैं बताना चाहूंगा जी। कि जो चेतना जगाने का काम है ना, वो एक एजुकेशन है। मतलब वो एजुकेशन से चेतना आती है। तो एजुकेशन देना पॉलिटिकल पार्टी की काम नहीं है किसी भी तरह से। तो चेतना जगाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए इसके चाहिए कैसा, तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम्म। एजुकेशन